मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम आप लोगों के सामने शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के भाव कुतूहल पुस्तक से संबंधित कुछ संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले गृह दृष्टि। सूर्य, चंद्रमा आदि सभी ग्रह अपने स्थान से तीसरे और 10वें घर को एक चरण से और पंचम एवं नवम घर को 2 चरण से, चतुर्थ और अष्टम घर को 3 चरण से तथा 7वें घर को पूर्ण दृष्टि देखता है। परंतु मंगल 4 और 8 घर को, बृहस्पति 5वां और 9वां घर तथा शनि 3रा और 10वां घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। चरण दृष्टि के अनुपात से सभी ग्रह अपना फल देता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सूर्य, चंद्रमा कौन कौन से ग्रह को, कौन कौन से घर को देखता है, ये गृह दृष्टि था। अब हम बात करते हैं मूल त्रिकोण की बात, कि मूल त्रिकोण क्या है। सभी ग्रह का मूल त्रिकोण स्वराशि में होती है। जैसे सूर्य सिंह राशि में 20 अंश तक मूल त्रिकोण, चंद्र वृश्चिक राशि में 3 अंश तक मूल त्रिकोण। इसी तरह चंद्रमा का मूल त्रिकोण वृष राशि होता है। उदाहरण के लिए हम समझे तो पहले ग्रह का नाम हम लोग जान लेते। ग्रह का नाम तो पता ही है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये ग्रह के नाम हो गए। मूल त्रिकोण के नाम और अंश ये हम आपको बताने वाले हैं। तो सूर्य का मूल त्रिकोण राशि सिंह हो जाएगा और इसका अंश 20 अंश हो जाएगा। चंद्र का मूल त्रिकोण राशि वृष हो जाएगा और इसका अंश हो जाएगा 4 से लेके 30 अंश तक। मंगल का मूल त्रिकोण राशि मेष होगा और इसका अंश जो होगा 18 अंश होगा। बुध का मूल त्रिकोण राशि कन्या होंगे और इनका 16 से लेके 20 अंश तक होंगे, अंश इसका होगा। बृहस्पति धनु मूल त्रिकोण राशि है और इनका अंश 13 अंश है। शुक्र मूल त्रिकोण राशि तुला है और इसका 13 अंश है। शुक्र तुला इसका 10 अंश है। शनि इसका मूल त्रिकोण राशि शुभ है, कुंभ है और इनका अंश है 20 अंश। इसी तरह करके सभी का दिया हुआ जो मूल त्रिकोण राशि के बारे में हमने आपको बतलाया। अब हम बात करते हैं जातक चिन्ह के बारे में। जातक के जन्म लग्न में मंगल 7वां भाव में गुरु या शुक्र हो तो सिर पर घाव का चिन्ह होता है। लग्न में मंगल, शुक्र या चंद्रमा हो तो 6ठे वर्ष में चिन्ह होता है। लग्न में शुक्र और अष्टम में राहु हो तो मस्तक या बाएं कान पर चिन्ह होता है। सप्तम में राहु, अष्टम में गुरु, बाईं भुजा में चिन्ह होता है। अगर ऐसा है तो सप्तम में राहु और अष्टम में गुरु हो तो बाईं भुजा में चिन्ह होता है। 11वें व 13वें या 6ठवें में मंगल तथा 12वें घर में शुक्र हो तो बाएं बग्ध में घाव का चिन्ह होता है। पंचम या नवम में शुक्र और अष्टम में बुध या गुरु, लग्न या चतुर्थ में शनि हो तो पेट पर चिन्ह होता है। ये कुछ हमने आपको जातक के चिन्ह के बारे में बताया, जो अगर लग्न में किस स्थान में कौन सा होगा तो उसके पश्चात कौन सा चिन्ह होगा, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी अभी दी जातक चिन्ह के बारे में। अब हम बात करते हैं सहज सुखम के बारे में। जिस जातक के जन्म लग्न से दूसरे भाव में मंगल और शनि से युक्त गुरु हो तथा तृतीय भाव में राहु हो तो भाई का सुख नहीं होता है। सहज सुख बताते हैं। जिस जातक के जन्म लग्न से दूसरे भाव में मंगल और शनि से युक्त गुरु हो तथा तृतीय भाव में राहु हो तो उसे भाई का सुख नहीं होता है। यदि षष्ठ भाव में मंगल और अष्टम भाव में राहु युक्त शनि हो तो उसका भाई जन्म लेते ही मर जाता है। ये हमने आपको कुछ सहज सुखम के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। अब हम बात करते हैं सिंहासन योग के बारे में कि सिंहासन योग क्या है। यदि कन्या
मीन, वृष और वृश्चिक राशियों में सभी ग्रह बैठा हो तो सिंहासन योग होता है। फिर यदि धनु, मिथुन, कुंभ और सिंह राशियों में सभी ग्रह बैठा हो तो भी संयम योग होता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य चपल, मदांध, घोर गर्जन करने वाला, अति सुशोभित हथियारों से वाहन पर भूमंडल सफर करने वाला होता है। ये कुछ हमने आपको सिंह योग के बारे में, सिंहासन योग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी। अब हम बात करने वाले हैं पतिव्रता योग के बारे में। जिस स्त्री के जन्म लग्न में चंद्रमा हो उसे शुभ ग्रह देखता हो तो जिस स्त्री के जन्म लग्न में चंद्रमा हो उसे शुभ ग्रह देखता हो तो स्त्री अत्यंत रूप से वती, अनेक शुभ ग्रहों से युक्त, पतिव्रत और अपने पति की अत्यंत बलब्बा होती है। ये हमने आपको कुछ जानकारी दी थी पतिव्रत योग के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं दीप्तावस्था के बारे में। जो दीप्तावस्था, जो ग्रह अपने उच्च स्थान पर हो तो ऐसी अवस्था को दीप्तावस्था कहते हैं। यथा उच्च दीप्ता और दीप्तावस्था की ग्रह दशा या अंतरदशा में जातक को हाथियों की सवारी का सुख प्राप्त होता है, सर्वदा शत्रुओं का मान मर्दन करता है, अच्छे अच्छे तीर्थ की यात्रा करता है, उसकी स्त्री मनस्वी होती है तथा जातक का यश दूर दूर तक फैलता है तथा सुंदर शरीर पाकर राजा के समान होता है। ये हमने आपको दीप्तावस्था के बारे में बताया था। अब हम बात करने वाले हैं दृष्टिकोण के बारे में। प्रत्येक राशि 30 अंश का होता है, जिसे 30 बराबर अंशों में विभक्त करने पर 3 दृष्टिकोण होते हैं। गो की 10 अंश का दृष्टिकोण होता है। अस्तु एक राशि में 3 दृष्टिकोण होते हैं। प्रथम दृष्टिकोण 10 अंश तक, द्वितीय 10 अंश, तृतीय, प्रथम अंश 1 से 10 अंश होता है, द्वितीय अंश 10 से 20 तक होता है और तृतीय 20 से 30 अंश तक होता है। लग्न जिस दृष्टिकोण का हो वही दृष्टिकोण कुंडली में लग्न राशि होता है। हम एक बार फिर समझ लें इस दृष्टिकोण के बारे में। प्रत्येक राशि 30 अंश का होता है, जिसे 3 बराबर अंश में विभक्त करने पर 3 दृष्टिकोण होते हैं। गो की 10 अंश का दृष्टिकोण होता है। अस्तु एक राशि में 3 दृष्टिकोण होते हैं। एक राशि में 3 दृष्टिकोण होते हैं। प्रथम दृष्टिकोण 10 अंश तक, द्वितीय दृष्टिकोण 10 से 20 अंश तक, तृतीय 20 से 30 अंश तक और ये तक होता है। और लग्न जिस दृष्टिकोण का हो वही दृष्टिकोण कुंडली में लग्न का स्वामी होता है, लग्न राशि होता है। तो ये हमने दृष्टिकोण के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हम बात करने वाले हैं अब पंचम भाव के बारे में बात करने वाले हैं। पंचम भाव को सूत भाव भी कहते हैं, इसलिए इस भाव से सूत, बुद्धि, विद्या का विचार किया जाता है। इसलिए पंचमेश की स्थिति, पंचम भाव पर ग्रह दृष्टि और पंचम भाव पर ग्रह युक्त का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि पंचमेश बलवान होकर पंचभाव में हो या कहीं बैठकर बलवान पंचमेश पंचभाव को देख रहा हो तो जातक पुत्रवान होता है, तेज बुद्धि वाला और प्रभावी होगा। यदि पंचम भाव पाप ग्रह हो तो संतान बाधा के साथ साथ अनेक प्रकार का कष्ट योग देते रहता है। ये पंचम भाव के बारे में हमने आपको कुछ जानकारी दी। अब हम बात करने वाले हैं आयु स्थान के बारे में कि आयु स्थान क्या होता है। अष्टम भाव से आयु, मृत्यु, घटना, दुर्घटना एवं रोग का विचार किया जाता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी अपने घर
उच्च आदि शुभ स्थान होकर केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक दीर्घायु होता है, और ठीक इसके विपरीत अष्टमेश, नीच, शत्रुधर इत्यादि निर्बल होकर केंद्र या त्रिकोण में भी हो तो जातक अल्पायु होता है। यथा जन्म लग्न से तीसरा और अष्टम स्थान आयु स्थान होता है। ये कुछ हमने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी थी आयु स्थान के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं मारक स्थान के बारे में कि मारक स्थान क्या है। द्वितीय या सप्तम स्थान का स्वामी मार्केश होता है। यदि द्वितीय या सप्तम भाव का स्वामी की स्थिति शुभ हो तो जातक का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। यदि स्थिति निर्बल या अशुभ हो तो जातक दुर्घटना का शिकार होते रहता है, रोग आदि से भी हानि होती रहती है। अस्तु अशुभ समय में महामृत्युंजय जाप अवश्य करा लेना चाहिए। मर्केश की स्थिति में शुभ होता है। अगर हम लोग इसमें मरकस स्थान जो हमने आपको बताया, इसमें अगर हम लोग महामृत्युंजय जाप कराते हैं तो आपके कष्ट दूर होने की संभावना होती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं महाराजा धीराज योग के बारे में, जिनके जन्म समय में पारावतासाम में का होकर दसम भाव का स्वामी नवम भावगत हो और नवम भाव का स्वामी द्वितीय भाव गत हो और गोपुरांश में लाभ भाव का स्वामी हो तो इस योग में उत्पन्न जातक सम्राट मतलब महाधीराज होता है। ऐसा जातक दिग्नत प्रयत्न शासन करने वाला और हुक्म चलाने वाला होता है। नाना प्रकार का सुसज्जित सेना का भी स्वामी होता है। ये हमने आपको कुछ संक्षिप्त में महाराजा धीराज योग के बारे में कुछ जानकारी दी। अब हम बात करने वाले हैं बाल विधवा योग के बारे में। जिस कुमारी को जन्म में पाप ग्रह से दृश्य युक्त सप्तमेश अष्टमगत हो और अष्टमेश भी पाप दृश्य युक्त सप्तमगत हो तो ऐसे जाति का आवश्यक बाल वैद्य को प्राप्त होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी जो संक्षिप्त में था। इस पर अगर अध्ययन करें तो कुछ जानकारी हमारे लिए अच्छा होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपरिमृत्यु योग के बारे में। जिस जातक के जन्म समय में राहु के साथ साथ मंगल और शनि निद्रावस्थागत अष्टम भावगत में हो तो शास्त्र इत्यादि से जातक की अकाल मृत्यु हो जाती है। इनमें संदेह नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं तीर्थ क्षेत्र लाभ योग के बारे में। इसका दिया हुआ है आपको, जिस जातक के जन्म समय में लग्नेश लग्न को देखता हो, अष्टमेश अष्टम भाव को देखता हो तथा नवनेश नवम भाव को देखता हो या दो शुभ ग्रह नवम भाव गत हो और नवम भाव पाप दृश्य या युक्त ना हो तो वह जातक तीर्थ स्थानों में मरकर मोक्ष मतलब मरकर मृत्यु को प्राप्त कर मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। जैसा कि हमने आपको बताया था तीर्थ क्षेत्र लाभ योग मतलब तीर्थ के दौरान किसी की मृत्यु होती है तो उसमें इस तरह का कुछ जानकारी होती है, उससे हम कह सकते हैं कि उनका मृत्यु तीर्थ स्थानों में चलने के दरमियान में उनकी मृत्यु होती है और वो मोक्ष को प्राप्ति करते हैं। अब त्रिशांश के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। त्रिशांशम राशि पद्धति या राशि स्वामी पद्धति के अनुसार विषम राशियों में जैसे मेष, मिथुन इत्यादि, कुंभ आदि में प्रथम 5 अंश का मेष का, गोकी मंगल का,
द्वितीय 10 अंश, जैसे प्रथम अंश हमने आपको बताया मेष का, गो की, मंगल का। द्वितीय 10 अंश का कुंभ का यानी शनि का। इसी प्रकार तृतीय 18 अंश धनु, चतुर्थ 25 अंश मिथुन और पांचवा अंश 30 अंश का तुला तृतीयांश होता है। इसी प्रकार सम राशियों में जैसे वृष, कर्क इत्यादि में पहला 5 अंश शुक्र का, दूसरा 7वां 5वां अंश तक मंगल का तृतीयांश होता है। उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। राशि कौन कौन सा होता है, स्वामी क्या है, और हमने आपको ये तो बता ही दिया था, फिर भी आपको संक्षिप्त दे दे। मेष वृष का राशि मंगल होते हैं, वृष और तुला के राशि शुक्र होते हैं, मिथुन और कन्या के राशि बुध होते हैं, कर्क का चंद्रमा होते हैं, सिंह का राशि सूर्य होते हैं, धनु और मीन का राशि बृहस्पति होते हैं, और मकर और कुंभ का राशि स्वामी शनि होते हैं। ये हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी, जो हमने ये राशियों के बारे में हमने आपको पहले भी बतलाया था। अब हम बात करने वाले हैं सप्तमेश दशा फलम के बारे में। सप्तमेश अर्थात सप्तम भाव स्वामी की दशा में रोग रूपी अग्नि का ज्वार, हृदय में दाह, शत्रुओं के कष्ट, धन का नाश और राजकुल से बंधन इत्यादि का भय होता है। ये आपका सप्तमेश दल भाव का कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं होड़ा निर्माण के बारे में। होड़ा निर्णय 15 अंश का एक होड़ा होता है। इस प्रकार एक राशि में 2 होड़ा होते हैं। विषम राशि में प्रथम अंश सूर्य का और फिर बाद में 15 अंश चंद्र का होड़ा होता है। इसी प्रकार सम राशि का प्रथम 15 अंश चंद्र का होड़ा होता है और बाद का 15 अंश सूर्य का होड़ा होता है। अपने अपने होड़ा में गया सूर्य और चंद्र का शुभ फलादेश होता है। ये कुछ होड़ा निर्णय के बारे में था, और इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग आगे भी ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अरिष्ट भंग के बारे में। जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा, गुरु, शुक्र तथा बुध के षष्ठ वर्ग का होकर षष्ठ भावगत को अरिष्ट भंग होता है, या लग्नगत चंद्रमा पर सभी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अरिष्ट भंग होता है, तो भी अरिष्ट भंग होता है, या चंद्रमा शुभ ग्रह का षष्ठ वर्ग होकर अष्टम भाव तो भी अरिष्ट भंग होता है, या शुभ ग्रह बलवान होकर केंद्रगत हो और सूर्य एकादश भाव में हो तो भी अरिष्ट भंग होता है। ये कुछ संक्षिप्त जानकारी थी अरिष्ट भंग के बारे में, जो हमने आपको जानकारी दी थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं भाग्य विचार के बारे में। नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। यदि भाग्येश नवम भाव में हो तो जातक भाग्यशाली होता है। जिसके जन्म काल में बलवान गुरु, बुध और शुक्र नवम भावगत में हो तो जातक पूर्ण भाग्यशाली होता है। यदि भाग्येश नीच गत में हो तो अस्त हो अथवा षष्ठ भावगत हो तो जातक भाग्यहीन होता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग बात कर लेते हैं। भाग्येश सूर्य भाग्योदय, मतलब हम भाग्येश और भाग्योदय के बारे में आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी देने वाले हैं। सूर्य भाग्योदय इनका 22वां वर्ष होगा। चंद्रमा 24वें वर्ष में इसका भाग्योदय होगा। मंगल 28वें वर्ष में इनका भाग्योदय होगा। बुध इनका भाग्योदय 32 वर्ष में होगा। गुरु इनका भाग्योदय 16 वर्ष में होगा। शुक्र इनका भाग्योदय 25वें वर्ष में होगा। शनि इनका भाग्योदय 36वें वर्ष में होगा। और राहु इनका भाग्योदय 42वें वर्ष में होगा। जैसा कि हमने आपको ऊपर बतलाया था कि भाग्य के विचार में नवम भाव में सूर्य का विचार किया जाता है। यदि भाग्येश नवम भाव में हो तो जातक भाग्यशाली होता है। जिनके जन्म काल में बलवान गुरु,
जैसे गुरु, बुध और शुक्र नवम गत हो तो जातक का पूर्ण भाग्यशाली होता है। तो नवम भाव में जैसे कि गुरु, बुध और शुक्र, तो हमने आपको बता दिया गुरु का भाग्योदय कब होगा, बुध का भाग्योदय कब होगा और शुक्र का भाग्योदय कब होगा। ये इससे रिलेटेड था, इसलिए हमने आपको सोचा इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दे दें ताकि आपको इसकी कुछ जानकारी आपके पास हो सके। और अब हम बात करने वाले हैं सुनफा योग विचार के बारे में। चंद्रमा से द्वितीय घर में सूर्य को छोड़ कोई भी ग्रह बैठा हो तो सुनफा योग होता है। इस योग में जन्मे जातक दीर्घजीवी, चिरकाल तक धनी, भूमंडल में यश पाने वाला तथा सुंदर पत्नी के साथ प्रगाढ़ सुखों का मतलब बहुत सारे सुखों को भोग करने वाला होता है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा जाने कि शीर्षोदय राशि कौन से होते हैं, पृष्ठोदय राशि कौन से होते हैं और उपयोग राशि कौन कौन से होते हैं। तो शीर्षोदय राशि हो जाते हैं मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ, ये सभी शीर्षोदय राशि है। पृष्ठोदय राशि कौन से हैं, मेष, वृष, कर्क, धनु और मकर, ये पृष्ठोदय राशि है। उभयोदय राशि कौन कौन से हैं, मीन, सिर्फ एक मीन उभयोदय राशि होते हैं। तो हमने आपको ये शीर्षोदय राशि, पृष्ठोदय राशि, उपयोदय राशि, ये तीनों राशि के बारे में हमने आपको एक संक्षिप्त जानकारी हमने आपको दी। अब हम बात करने वाले हैं नववांश गणन के बारे में। नववांश गणना क्या होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। एक राशि का मान 30 अंश को 9 बराबर भाग में बांटकर नवांश की गणना की जाती है। इसलिए एक नवांश का मान 3 अंश से 20 अंश काल होता है। जैसे मेष राशि का प्रथम नवांश, मेष का दूसरा, वृष का तीसरा, मिथुन का चौथा, कर्क का पांचवा, सिंह का चौथा का मैं थोड़ा सा इसको फिर से अच्छे से जानकारी देता हूँ। जैसे मेष राशि का प्रथम नवांश, मेष का दूसरा, वृष का तीसरा, मिथुन का चौथा, कर्क का पांचवा, सिंह का छठा, कन्या का सातवां, तुला का आठवां, वृश्चिक का नौवां, धनु का होता है। इसी नवांश में मेष राशि का समाप्ति फिर वृष राशि का प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि हमने आपको इसमें बताया था, जैसे मेष राशि से हमने स्टार्ट किया था, मेष का प्रथम राशि नवांश, तो मैंने मेष से स्टार्ट किया। जैसे ये नवांश खत्म होता है तो मेष के बाद फिर वो किससे स्टार्ट हो जाएगा, वो वृष से स्टार्ट हो जाएगा। और जब वृष फिर ख़त्म हो जाएगा तो फिर मिथुन से हो जाएगा। तो इसी तरह ये कर्मानुगत नवांश का क्रमबद्ध वो चलते रहता है। तो हम बात कर रहे थे वृष राशि प्रारंभ हो जाता है। इसी क्रम को, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, इसी क्रम से कर्मागत करने पर सिंह राशि का प्रथम नवांश सिंह का और फिर धनु राशि का प्रथम नवांश धनु का हो जाता है। अगर हम इसी को कर्मानुगत चलाते रहेंगे तो ये आपका, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम लोग कर्मानुगत चलाते रहते हैं तो सिंह राशि का प्रथम नवांश सिंह होगा और धनु राशि का प्रथम नवांश धनु होगा। अगर हम ये कंटिन्यू करते रहते हैं तो ये ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये अभी हमने आपको नवमांश गणना के बारे में कुछ जानकारी दी थी, जो कि काफ़ी हद तक हमारे ज्ञान वृद्धि के लिए फलदायक होता है। और हम बात अब करने वाले हैं निसंतान योग के बारे में। यदि लग्नेश, सप्तमेश, पंचमेश और गुरु सब के सब दुर्बल हो तो, मतलब यदि लग्नेश भी दुर्बल हो, सप्तमेश भी दुर्लभ हो, पंचमेश भी दुर्लभ हो और गुरु ये सारे दुर्बल हो तो जातक निसंतान, मतलब जातक को कोई भी संतान नहीं होता है। यदि पंचम स्थान में पाप ग्रह हो और पंचमेश नीच गत में हो तो
तो भी संतान योग नहीं होता है। यदि गुरु से पंचम स्थान, लग्न से पंचम स्थान, चंद्र से पंचम स्थान में पाप ग्रह हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि या योग ना हो तो जातक निसंतान। इस कंडीशन हमने आपको 3 कंडीशन बताई, इस तीनों कंडीशन में अगर हो तो जातक निसंतान होता है। मैं आपको फिर से बता दूं, जैसा कि हमने आपको बताया था, सप्तमेश, पंचमेश और गुरु ये सब दुर्लभ होते हैं तो इनको निसंतान होते हैं। यदि पंचम स्थान में पाप ग्रह हो और पंचमेश नीच गत में हो तो भी निसंतान होते हैं। यदि गुरु से पंचम स्थान, लग्न में पंचम स्थान, चंद्र में पंचम स्थान में पाप ग्रह हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि या योग ना हो, मतलब किसी प्रकार का शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं हो, उस कंडीशन में वो निसंतान होते हैं। तो हमने आपको निसंतान के बारे में आपको जानकारी दी। अब हम बात करने वाले हैं अब हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य महादशा फल के बारे में। ग्रंथानुसार सूर्य के महादशा काल तक मनुष्य राजा भी हो तो उस जातक के हृदय में उद्वेग बना रहता है। परिवारों में कलह, धन का नाश, चिंता, भय और अनेक प्रकार के रोग होते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, सूर्य महादशा फल। सूर्य में महादशा काल तक मनुष्य राजा भी हो तो उस जातक के हृदय में उद्वेग बना रहता है। परिवारों में कलह, धन का नाश, चिंता, भय और अनेक प्रकार के रोग होते हैं। ये सूर्य महादशा फल के कुछ संक्षिप्त मतलब छोटा सा जानकारी था। अब हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्दशा साधन प्रकारों के बारे में। अंतर्दशा को हम लोग कैसे जानते हैं, ये संक्षिप्त में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि हमने आपको इसके बारे में पहले ही बतला दिया था कि इसको हम लोग कैसे निकालते हैं या क्या तरीका था इसका, तो हम संक्षिप्त जानकारी आज जानते हैं अंतर्दशा साधन प्रकारों के बारे में। जिस ग्रह के दशा में अंतर्दशा ज्ञात करना हो है तो उस ग्रह के दशा वर्ष में जिस ग्रह का अंतर्दशा ज्ञात करना हो उसके 10 वर्ष को गुना कर 120 से भाग देने पर जो लब्धि वर्ष होगा, फिर शेष को 12 से गुना कर 120 भाग देने पर जो लब्धि मास होगा और फिर शेष को 30 से गुना कर लब्धि दिन संख्या होगा, फिर शेष को 60 से गुना कर भाग देने पर घटी और इसी प्रकार पल भी प्राप्त होता है। मतलब ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। जैसे अंतर्दशा निकालने का तरीका हमने आपको बताया था। अंतर्दशा निकालने का 2 तरीका था। पहला आपको जो बताया था कि जो भी अंतर्दशा जो वर्ष फल होगा उसको पहले हम 10 से गुना करेंगे और फिर उसको 120 से भाग देंगे और उसमें जो शेष बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे दिन से, ताकि उसको हम लोग दिन में कन्वर्ट कर पाए। और उसके बाद इसमें दिया हुआ है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, कि अगर आप दिन में भी कुछ बच जाए तो दिन को भी हम लोग गुना कर देंगे शेष में 60 से गुना करने के बाद, तो घटी मतलब घंटा निकल जाता है और इस घंटा में जो बच जाएगा उसको गुना करने के बाद इसी प्रकार हम पल, मतलब अगर हम लोग साल मतलब वर्ष, माह, दिन, घंटा, पल अगर निकालना चाहे तो उसका एक तरीका होता है जो क्रमबद्ध तरीके से हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं। जैसा कि अभी हमने इसके माध्यम से हम जानकारी आपको दे रहे थे। मैं फिर से आपको बता दूं, जिस ग्रह के दशा के अंतर्गत ज्ञात करना हो, मतलब अंतर्दशा ज्ञात करना हो, तो उस ग्रह के दशा वर्ष के जिस ग्रह का अंतर्दशा ज्ञात करना हो उस दशा वर्ष को गुना कर 120 से भाग देना है, तो लब्धि निकलेगा। जो हमने लब्धि मतलब वर्ष होगा, जो हमने आपको पहले बताया। फिर शेष को 12 से गुना करने पर 120 से भाग देने पर मास निकलेगा। फिर शेष को 30 से गुना कर देने पर जो लब्धि निकलेगा उसको हम लोग दिन संख्या कहते हैं। फिर शेष में 60 से गुना करने पर 120 में भाग देने पर जो घटी निकलेगा मतलब घंटा निकलेगा उसको हम लोग घंटा कहते हैं। और ठीक जो बच जाएगा फिर उसको गुना करने के बाद जो 120 से भाग देने के बाद जो लब्ध निकलेगा उसको हम लोग पल कहते हैं।
तो ये एक तरीका था, क्रमबद्ध तरीका, जिसको हम लोग निकालने का विधि, अंतर्दशा साधन के प्रकारों के बारे में निकालने का जो विधि था उसके बारे में हमने आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी दी। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी पर चर्चा किए हैं। इसके बाद आगे हम आपको कुछ और बताएंगे। आज हमने आपको शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक भाव कुतूहल से संबंधित कुछ संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी पर चर्चा किया, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगा और परीक्षा में आपके लिए सहायक होगा। धन्यवाद।